जब वो शरीयत के आधार पर वोटिंग करवा सकते हैं तो आप जाकर के क्यों नहीं शरीयत के खिलाफ वोटिंग करते हैं? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। तो मियां, तेरे नाम की अगर अब्दुल है तो तेरा आजीवन कटता ही रहेगा। ये काम कभी ओवैसी करेगा तो कभी राणा अयूब करेगी, लेकिन K2O के साथ नाइंसाफी होनी तय है। असल के स्कूलों में बच्चे पढ़ने ही जाते हैं भाई, जब तक उस स्कूल का नाम मदरसा ना हो। ये वो लोग हैं जो जब मंदिर की बात आती है तब इनको स्कूल चाहिए होता है। अब स्कूल की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को बुर्का चाहिए। एक हाथ कुरान एक हाथ कंप्यूटर का नारा, दोनों हाथों में कुरान होने से बेहतर है। आप हिजाब के लिए दंगा कर रहे हैं, कल हिंदी की जगह हदीस के लिए लड़ेंगे, परसों कुरान को सिलेबस में जोड़ने के लिए लड़ेंगे, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा तब तक जब तक एक सेपरेट इलेक्टोरल तक नहीं पहुंच जाते। ये मौलवी तो लड़के और लड़कियों तक में भी भेदभाव नहीं करते, इनका शोषण करते वक्त हर जगह शरीयत चाहिए। तो आप जानते हैं कि आपको ये बिना उत्तेजित हुए कहाँ मिल सकती है। लेकिन भाजपा ने कम से कम अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो देवभूमि के हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कांग्रेस भी आकर के बोले और इंटरनेट हिंदू मोदी को मौलाना मोदी कहते हुए बीजेपी को वोट न देने की वीडियो बनाते। उसी समय एक बड़ा वर्ग जिसमें ढपलीबाज, वामी, इस्लामी, सेकुलर आदि शामिल हैं, मिलजुल करके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की ओर देश को झोंक रहे हैं। सड़कों पर खुले में पोस्टर लगे हुए हैं, पहले हिजाब फिर किताब। ऐसा ही एक कंसेप्ट उत्तराखंड में हरीश रावत लेकर के आए हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है जिनको यहाँ पर, यानी कर्नाटक से चली हुई ये बुर्का क्रांति अब उत्तर प्रदेश से होते हुए किसी भी दिन दिल्ली में शाहीन बाग में तब्दील हो जाएगी। और भारत के मदरसों में भी अगर आपको प्रो मैक्स शरीयत नहीं मिलती है तो उधर तालिबान बैठा हुआ है, वो दे रहा है घोल करके जहर जहां जहां से जिसको जरूरत पड़ रही है। चीन में उइगरों के साथ क्या नहीं किया जा रहा है, लेकिन मलाला को इस बात से आपत्ति है कि भारत का कोई कॉलेज अपने छात्रों को कट्टरपंथ से दूर रहने की सीख देता है। क्योंकि मामला भारत और किसी दक्षिणपंथी सत्ता के विरोध का है तो अब तो वोकिज्म बहुत जरूरी हो जाता है। अब होने को तो मलाला के इस ट्वीट के पीछे कोई अब्दुल ही होगा, लेकिन मलाला के भीतर छुपा हुआ ये अब्दुल उस वक्त क्यों नहीं बाहर आया भाई कि जब तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहा था। ये शरीयत है जो थोड़ा थोड़ा करके हमारे बीच आ रही है। वैसे भी यूसीसी आपका सामाजिक या दैनिक जीवन में दखल नहीं करता है, बल्कि आपके ही दैनिक जीवन में दखल करने वाले, उसकी चॉइस रखने वाले मौलाना और मौलवियों के अधिकारों पर सेंध लगाता है, जबकि हमें यूसीसी को हमेशा नेहरू जी के चश्मे से देखना चाहिए। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं पहाड़ी पैंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राणा अयूब पर, बुर्का विवाद पर और उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के फैसले पर। बुरके में रहने दो, बुरका ना हटाओ, बुरका जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, बूम बड़ाम। हिजाब, नकाब, कवाब, शबाब क्या क्या है, बच्चे स्कूल आ चुके हैं क्या, बता इंतजाम क्या क्या है। इन पंक्तियों में कवि ने कविता को कहीं कोई जगह नहीं दी है, क्योंकि आजकल स्कूल कॉलेजों में इनकी कोई ज़रूरत है भी नहीं। आजकल अगर स्कूल कॉलेजों में कुछ आवश्यक है तो वो या तो बुर्का है या फिर इंदिरा की नाक की अगर बात माने तो बिकनी। और ये मजहबी जहर इन बच्चों के दिमाग में वो लोग डाल रहे हैं जो खुद रोज पब और बार में मिनी स्कर्ट पहन करके दीन परस्ती का खुला मजाक बनाती, फिर कोरोना के नाम पर फंड जुटाकर अपने ही मजहब के लोगों के किसी अब्दुल को करीब 2 करोड़ रुपए का चूना लगाती है। मतलब अब्दुल से पैसा मांगा कि देखो मोदी ताली थाली बजवा रहा है, तुम सारा पैसा ये गुस्से में मुझे दे दो, पीएम केयर्स में मत देना, और खुद वही अब्दुल का पैसा उठा करके मोदी जी को दे दिया। तो मियां, तेरे नाम की अगर अब्दुल है तो तेरा आजीवन कटता ही रहेगा। ये काम कभी ओवैसी करेगा तो कभी राणा अयूब करेगी, लेकिन K2O के साथ नाइंसाफी होनी तय है। बुर्के के विवाद में आते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घोषणा कर दी है कि वो दोबारा सत्ता में लौटते ही सबसे पहले यूसीसी लागू करेंगे। इसके लिए कमेटी बनाएंगे और इस पर काम शुरू किया जाएगा, ड्राफ्ट बनाया जाएगा। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि शरीयत से देवभूमि को सुरक्षित रखा जाना प्राथमिकता है। भाजपा ने अपना एजेंडा ये कहकर के क्लियर कर दिया है। यूसीसी को लेकर के थोड़ा सा मतभेद भी चल रहे हैं कि हिंदुओं के ही हितों को थोड़ा सा कम करता है, जबकि हमें यूसीसी को हमेशा नेहरू जी के चश्मे से देखना चाहिए। आप चर्चा तो होने दो इस बात की, आप जानते हैं कि समाज नहीं बल्कि इन पर हुकूमत करने वाले ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी यूसीसी आपका सामाजिक या दैनिक जीवन में दखल नहीं करता है, बल्कि आपके ही दैनिक जीवन में दखल करने वाले, उसकी चॉइस रखने वाले मौलाना और मौलवियों के अधिकारों पर सेंध लगाता है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वादे के जवाब में भाजपा का एक अच्छा दांव माना जा सकता है, और इसके जवाब में कांग्रेस को भी आकर के कह देना चाहिए कि वो इसका समर्थन करता है नहीं करता है। वैसे भी राजनीतिक दलों को थोड़ा सा थ्रोबॉल फेंकने की चुनाव के दौरान आज़ादी दी जानी चाहिए। जब वो शरीयत के आधार पर वोटिंग करवा सकते हैं तो आप जाकर के क्यों नहीं शरीयत के खिलाफ वोटिंग करते हैं? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। उदाहरण तो हम देख ही रहे हैं, पहले कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश का जौनपुर, अब राजस्थान और बंगाल। यहाँ भी शरीयत वाली कोई छात्रा को बुर्के वाली आज़ादी चाहिए। इसके लिए उन्होंने झारखंड में एक हिंदू युवक की हत्या तक कर डाली है। ये शरीयत है जो थोड़ा थोड़ा करके हमारे बीच आ रही है। कर्नाटक में आजकल बुर्के का बवाल उठा हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट हिजाब पे प्रतिबंध खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई भी कर रहा है। उसने राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थाओं को फिर से खोलने का अनुरोध किया है, और इसके अलावा कोर्ट ने छात्रों को कक्षा के भीतर
भगवा, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक कहे जाने वाले प्रतीक को पहनने से रोक दिया है। पूरे कर्नाटक में कई शैक्षणिक संस्थाओं और कॉलेजों में हिजाब पहनने के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब कुछ मुस्लिम छात्राओं को बुर्का पहनने के कारण कर्नाटक के एक कॉलेज की क्लास में प्रवेश करने से रोक दिया गया। स्कूल को मदरसा में तब्दील करने की इस कोशिश के जवाब में कुछ छात्र भगवा मफलर पहनकर कॉलेज आ गए और भगवा दिखते ही शुरू हो गया विक्टिम कार्ड। ये विवाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैल गया और अन्य समुदाय के छात्रों ने भी भगवा शॉल पहनकर कॉलेज जाने का शुरू कर दिया। उन लोगों ने भी तुरंत इस मामले में नोबेल पुरस्कार वाली मलाला उतर आई और उसने ट्वीट करके लोगों को बताया कि देखो जी, भारत में तो मुस्लिम छात्राओं के साथ ये हो रहा है। अब होने को तो मलाला के इस ट्वीट के पीछे कोई अब्दुल ही होगा, लेकिन मलाला के भीतर छुपा हुआ ये अब्दुल उस वक्त क्यों नहीं बाहर आया भाई, कि जब तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहा था, उनको पकड़ पकड़ के उनके साथ ज्यादती कर रहा था। मजेदार बात यह है कि ये वही मलाला है जो बुर्के पर पिछले कुछ साल पहले जम करके ज्ञान दे चुकी है। उसने हिजाब की तुलना ओवन या किसी भट्टी तक से की, बुर्के की तुलना। लेकिन क्योंकि मामला भारत और किसी दक्षिणपंथी सत्ता के विरोध का है, तो अब तो वोकिज्म बहुत जरूरी हो जाता है। अब भारत के ही प्रगतिशील राज्यों में बुर्के को लेकर हुए विवादों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि इनके बारे में आपने कभी सुना तक नहीं। केरल हो, पंजाब हो, बुर्के को लेकर वहां पर जमकर विवाद हुआ। तब किसी ने नहीं कहा कि माई लाइफ माई बुर्का। आप राज्य छोड़िए, बाकी देशों ने बुर्के पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कट्टरता के दमन के लिए ऐसा फैसला लिया। चीन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी और श्रीलंका, ऐसे ही कई देश हैं जिन्होंने सख्त पाबंदी लगाई हुई है बुर्के और हिजाब पर, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं उठाता है। वो नॉर्वे तक को बुर्का बैन कर चुका है, जिसने मलाला को नोबेल प्राइज दिया। तो आप समझिए कि ये विरोध किसी मानसिकता का नहीं बल्कि पूरी सभ्यता के खिलाफ है, और भारत के खिलाफ ये हो तो बहुत आम बात हो जाती है। चीन में उइगुरों के साथ क्या नहीं किया जा रहा है, लेकिन मलाला को इस बात से आपत्ति है कि भारत का कोई कॉलेज अपने छात्रों को कट्टरपंथ से दूर रहने की सीख देता है। और सीख भी क्या मतलब है कि एक स्कूल कॉलेज है जिसके अपने प्रोटोकॉल हैं, आप इससे सहमत नहीं है तो अपने मदरसे में जाकर के पढ़िए। स्कूल तो शरीयत लागू करेंगे नहीं, और भारत के मदरसों में भी अगर आपको प्रो मैक्स शरीयत नहीं मिलती है तो उधर तालिबान बैठा हुआ है, वो दे रहा है घोल करके जहर जहां जहां से जिसको जरूरत पड़ रही है। आप स्वतंत्र है वहां जाने के लिए। खासकर महिलाओं के सम्मान में तो हमेशा खड़े ही मिलते हैं, उनके हाथों में हथियार है महिलाओं को सम्मानित करने के लिए 24 घंटे। पिछले कुछ महीनों में हमने टीवी पे देखा होगा। अब सुनने में आ रहा है कि जेएनयू के ढपलीबाज क्रांतिकारी भी ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल या कॉलेज में बुर्का अलाउ किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो जब मंदिर की बात आती है तब इनको स्कूल चाहिए होता है, अब स्कूल की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को बुर्का चाहिए। जब इतने प्रगतिशील लोग भी महिलाओं को बुर्के में रखने की प्रगतिशील बताने लगे तो आप समझ जाइए कि भारत को ये कहां ले जाना चाहते हैं। कर्नाटक में बुर्के पर विवाद होते ही अब देश के बाकी हिस्सों में मजहबी छात्राओं को बुर्के से मोहब्बत हो गई है। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक छात्रा ने क्रांति छेड़ दी। उसने कहा कि उसे तो साहब क्लास में, राजनीति क्लास में बुर्का पहनना ही पहनना है। यानी कर्नाटक से चली हुई ये बुर्का क्रांति अब उत्तर प्रदेश से होते हुए किसी भी दिन दिल्ली में शाहीन बाग में तब्दील हो जाएगी, और आखिर में ये मुद्दा हिंदू विरोधी नारों और फिर भारत विरोधी साजिशों के रास्ते दिल्ली दंगों में तब्दील हो जाएगा। ये 100% है। ये तो एकदम तय है। सड़कों पर खुले में पोस्टर लगे हुए हैं, पहले हिजाब फिर किताब। ऐसा ही एक कंसेप्ट उत्तराखंड में हरीश रावत लेकर के आए हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है जिनको यहाँ पर। आप आज़ादी से पहले के मरले मिंटो सुधार को याद करिए, उसे याद करिए जब हमारे प्रगतिशील सेकुलर और इंटरनेट हिंदू मोदी को मौलाना मोदी कहते हुए बीजेपी को वोट न देने की वीडियो बनाते। उसी समय एक बड़ा वर्ग जिसमें ढपलीबाज, वामी, इस्लामी, सेकुलर आदि शामिल हैं, मिलजुल करके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की ओर देश को झोंक रहे हैं। मार्ले मिंटो सुधारों का मूल उद्देश्य ही राष्ट्रवादी गुटों में फूट डालना था, और इंटरनेट पर हिंदू बनकर के रीच पाने वाले लोगों का भी यही उद्देश्य है। जेएनयू छाप ढपलीबाजों की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वो कम से कम खुल करके तो अपना एजेंडा सामने रखते हैं, भारत को या हिंदू विरोध को अपना एजेंडा बताते हैं। उधर वो दो भाई बहन है। अगर यूनेस्को आज ही मूर्खता का कोई पुरस्कार घोषित कर दे तो इन दोनों भाई बहनों में आज ही सर फुटबॉल हो जाए कि फर्स्ट तो भाई मुझे ही आना है। होड़ मची होती है इन दोनों में, और विवाद चल रहा है बुर्के का। और इंदिरा की नाक ट्वीट करके लिखती है कि आप लोगों को तो बिकनी पहनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो 2 दिन पहले जो अपने पिद्दियों से कह रहा था कि सिद्धू का काट करके देखो, वो उसके ट्वीट के नीचे अपना अंगूठा वाला समर्थन दे रहा है। अरे रुको भाई, ठहरो जरा। वो स्कूल पे बात हो रही है, किसी स्विमिंग पूल की बात नहीं हो रही है। और वो स्कूल भी किसी करण जौहर की फिल्म का स्कूल नहीं है जहाँ स्टूडेंट्स बिकनी पहन करके लोगों को प्यार मोहब्बत में पढ़ना सिखाते हैं। असल के स्कूलों में बच्चे पढ़ने ही जाते हैं भाई, जब तक उस स्कूल का नाम मदरसा ना हो। स्कूलों का एक नियम होता है, एक कानून होता है। आर्मी हो या पुलिस हो, एक उनका कोड होता है। आप वहाँ दाढ़ी नहीं रख सकते, तो नियम आप नहीं तय करेंगे ना, या शरीयत तय नहीं करेगी ना कि सेना या संस्थान किस तरह से चले।
और हर जगह शरीयत चाहिए तो आप जानते हैं कि आपको ये बिना उत्तेजित हुए कहाँ मिल सकती है। मदरसे की खबरें तो हम और आप रोज़ देखते ही हैं कि कभी कोई मौलवी किसी बच्चे या बच्ची का रेप कर रहा होता है पानी पिलाने के बहाने, तो कभी उन्हें बंधक बना रहा होता है। वो दीनी तालीम के नाम पर ये सब होता है। ये मौलवी तो लड़के और लड़कियों तक में भी भेदभाव नहीं करते इनका शोषण करते वक्त। कुछ असहिष्णु किस्म के लोग तो ये भी कह देते हैं कि इनका बुर्का पहनना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जानते हैं कि जब इनकी महिला और बच्चे ही इनके घरों में सुरक्षित नहीं है तो फिर बाहर की दुनिया में इनका क्या होगा। मतलब अपने पर घटाते हैं, उसके बाद बाहर का सोचते हैं। बुर्का, अखलाक या 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले की अवार्ड वापसी हो, ये सब भाजपा या कहिए कि हिंदूवादी लोगों को सत्ता से दूर रखने के प्रयोग हैं। इस बार कर्नाटक से शुरू हुए इस विवाद में अच्छी पहल समुदाय के लोगों ने ये की है कि लखनऊ में कुछ मौलवी इस मामले में मीटिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी समाधान पर इसमें पहुंचा जाए। तो हिजाब और महिलाओं को तिजोरी और चाबी जैसी तुलनाओं से भरी पड़ी है किताब पूरी। आखिर में इन सब किस्सों का अंतिम उद्देश्य मिला जुला कर लोगों को भड़का करके आक्रोश को वोट बैंक में तब्दील करना होता है। आप हिजाब के लिए दंगा कर रहे हैं, कल हिंदी की जगह हदीस के लिए लड़ेंगे, परसों कुरान को सिलेबस में जोड़ने के लिए लड़ेंगे, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा तब तक जब तक एक सेपरेट इलेक्टोरल तक नहीं पहुंच जाते। इस तरह से शाहीन बाग बनेंगे, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर बनेंगे, ऐसा करके गुजरात चुनाव आ जाएगा और आप फिर जानते हैं कि ये सारे समीकरण किस तरफ बैठ जाते हैं। ये तय ऐसे में आपको और हमें करना कि आखिर इस बवाल को किस तरह से निपटा जा सकता है। एक हाथ कुरान एक हाथ कंप्यूटर का नारा दोनों हाथों में कुरान होने से बेहतर है। कंप्यूटर का नारा दोनों हाथों में कुरान होने से बेहतर है, चूंकि इनके तमाम उपद्रवों के दोनों छोर एक चुनाव से होकर दूसरे चुनाव तक ही पहुंचते हैं। इसलिए हमें भी आवश्यक रूप से चुनाव के समय ही इस आक्रोश के अनुसार ही अपने वोटिंग पैटर्न तय करने चाहिए। इसमें से भी आपको और हमें ही तय करना होगा कि हमें कुरान को वोट करना है या फिर किताब को वोट करना है। अभी यूसीसी का मुद्दा जो उत्तराखंड में उठा है वो उसे आप थ्रो बॉल कह लीजिए या फिर सिर्फ एक छोटी सी पहल कह लीजिए, लेकिन भाजपा ने कम से कम अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो देवभूमि के हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कांग्रेस भी आकर के बोले ना, हम तो देख ही तो रहे हैं गांव-गांव में मुस्लिम समुदाय वाले अपनी अपनी दुकानें जमा रहे हैं, हमको और आपको तो पता तक नहीं चलता, 2 आई कार्ड इनके पास मिलते हैं। तो इनका जो उद्देश्य है उसे कांग्रेस धीरे धीरे करके आपके और हमारे बीच में लाना चाह रही है। ये हमें तय करना है कि हम किस विचारधारा को कितना रोकते हैं और कितना बढ़ाते हैं। देखते रहिए पहाड़ी पेंडा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें और घंटी का आइकन दबाना तो कुफ्र के समान है। धन्यवाद।